नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। आज का ही समय है। मैं एक खलासी हूं। नाम लोग जहाज पर भाई कहकर पुकारते हैं। हर सफर में मैं किसी ना किसी जहाज पर रहता हूं, पर इस बार का सफर कुछ अलग था। हमारा जहाज था सागर विजय, जो मुंबई से निकला था और अरब सागर की ओर जा रहा था। सिर्फ एक रूटीन ट्रिप, माल लेकर दुबई की दिशा में। जहाज बड़ा था, लगभग 30 लोगों का क्रू, जिसमें कप्तान अजय, इंजीनियर रमेश और कुक मोहन मेरे सबसे करीब थे। सभी हंसते खेलते सफर शुरू हुआ था। समंदर नीला, आसमान साफ और हवा में नमक की खुशबू थी। लेकिन सागर को कौन जानता है, वो जब शांत होता है तभी सबसे खतरनाक होता है। पहले 2 दिन बिल्कुल ठीक गुजरे। तीसरे दिन शाम को जब सूरज डूबने लगा तो मैंने महसूस किया कि जहाज के रडार पर कुछ अजीब सा निशान झिलमिला रहा था। छोटा सा बिंदु जो बार बार गायब हो रहा था और फिर उभरता था। शायद कोई मछली पकड़ने वाली नाव होगी, रमेश ने कहा। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर कहीं कुछ खटक गया था। वो बिंदु हमारी दिशा में बढ़ रहा था। रात के करीब 11 बजे हवा अचानक भारी लगने लगी। समंदर का रंग काला पड़ गया था, जैसे किसी ने स्याही घोल दी हो। लहरें जहाज के साइड से टकरा रही थीं और दूर क्षितिज पर नीली रोशनी चमकी, ठीक एक पल के लिए। वो देखा तूने? मैंने रमेश से पूछा। हाँ, जैसे किसी ने फ्लेयर छोड़ा हो। पर किसने? यहां तो कोई जहाज नहीं। हम दोनों डेक के किनारे पहुंचे, पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और समंदर की आवाज थी। तभी कप्तान अजय इंटरकॉम पर बोला, सभी डेक क्रू सतर्क रहें, रडार पर अज्ञात सिग्नल दिख रहा है। रात गहराती गई। जहाज धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। मैं नीचे इंजन रूम की तरफ गया। सब सामान्य था, बस हवा में अजीब गंध थी, जैसे लोहे के साथ किसी गीली चीज की सड़न। तभी पीछे से आवाज आई, भाई। मैं पलटा, कोई नहीं था। फिर दोबारा वही आवाज, भाई। इस बार ऊपर की ओर से। मैं दौड़कर ऊपर गया और वहां रमेश खड़ा था। उसका चेहरा फीका पड़ा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बोला, मोहन नहीं मिल रहा है। किचन खाली है, लेकिन वहां किसी के चलने के निशान हैं। हम दोनों किचन में पहुंचे। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो बाहर की ओर जा रहे थे और डेक तक पहुंचते थे, पर वहां जाकर वो समंदर के किनारे पर खत्म हो गए। कहीं गिर तो नहीं गया? अगर गिरा होता तो आवाज आती। हमने नीचे झांका। समंदर का अंधेरा घना था, पर नीचे कुछ नीला नीला चमक रहा था, जैसे कोई आकृति तैर रही हो। कप्तान भी अब आ गया था। उसने कहा, सारे लोग काउंट करो, कोई और गायब तो नहीं? सबका नाम पुकारा गया, सिर्फ मोहन गायब था। कप्तान ने सर्च लाइट ऑन करवाई। नीचे लहरें काटते हुए रोशनी एक पल के लिए कुछ दिखा गई। एक चेहरा, ठीक मोहन का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। अगले ही पल वो चेहरा लहरों में डूब गया। कोई नीचे नहीं जाएगा, कप्तान ने आदेश दिया। हम सुबह तक इंतजार करेंगे। पर उस रात किसी ने भी नींद नहीं ली थी। जहाज पर पहली बार सन्नाटा डर की तरह उतर आया था। सुबह जब सूरज निकला तो समंदर फिर शांत था, पर अब जहाज के हर कोने में एक सवाल तैर रहा था, मोहन कहाँ गया? क्या वो गिरा था या कोई उसे ले गया? मुझे नहीं पता था, पर अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी कि ये तो बस शुरुआत है। सुबह की हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन जहाज पर हर कोई बेचैन था। कप्तान अजय ने मोहन के नाम पर एक छोटा सा प्रार्थना सत्र करवाया, पर हर चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कुक के बिना भी किचन का दरवाजा बंद रखा गया था, क्योंकि किसी ने रात में वहां से बर्तन गिरने की आवाजें सुनी थीं। मैं डेक पर था, दूर क्षितिज को देख रहा था। लहरें बहुत शांत थीं, ज्यादा ही शांत। ऐसा लगता था जैसे पूरा समंदर किसी चीज का इंतजार कर रहा है। रमेश मेरे पास आया। भाई, तूने भी वो नीली रोशनी देखी थी ना? हाँ, वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो बोला,
मैंने सुना है कुछ जगहों पर समंदर में फॉस्फोर ग्लो होता है, मतलब पानी खुद रोशनी छोड़ता है। मैं हंस पड़ा। तो क्या वो पानी ही था जिसने मोहन का चेहरा बना लिया था? रमेश चुप हो गया। वो भी जानता था जो हमने देखा वो कोई नेचुरल चीज नहीं थी। दोपहर तक जहाज सामान्य चल रहा था। कप्तान ने रडार पर नजर रखी। अब कोई अजीब सिग्नल नहीं दिख रहा था। सबको लगा मामला खत्म हो गया। लेकिन शाम को जब सूरज डूबने लगा, इंजन रूम में बिजली बार बार झिलमिलाने लगी। मैं नीचे जांचने गया। वहां का तापमान अचानक बढ़ गया था, जैसे कोई गर्म धुआं हवा में तैर रहा हो। मशीनें ठीक थीं, पर हवा में वही सड़ी हुई गंध फिर लौट आई थी। कौन है नीचे? मैंने आवाज लगाई। सिर्फ आवाज गूंजी। कौन है नीचे? बिल्कुल मेरी ही टोन में। मैंने टॉर्च घुमाई और देखा मोहन का रेनकोट एक पाइप पर टंगा था, टपकता हुआ, जैसे किसी ने उसे अभी अभी उतारा हो। उसके नीचे पानी जमा था, लेकिन वो ताजा नहीं, ठंडा था। मैंने रेनकोट उठाया। अचानक पीछे से किसी के पैरों के चलने की आवाज आई। धीरे, गीले पैरों की आवाजें जो मेरे करीब आ रही थीं। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर पानी के निशान जो अपने आप ऊपर चढ़ते जा रहे थे। मैं ऊपर भागा और कप्तान को सब बताया। वो बोला, अब बहुत हो गया, आज रात जहाज एंकर डाल देगा। जहाज रुक गया। चारों तरफ बस समंदर, कोई किनारा नहीं, कोई दूसरा जहाज नहीं। सब लोग डेक पर इकट्ठा हुए। रमेश ने कहा, भाई तू नीचे फिर मत जाना। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर से कुछ खिंच रहा था, जैसे समंदर खुद मुझे पुकार रहा हो। रात के करीब 1 बजे जब सब सो गए, मैंने वही नीली चमक फिर देखी। इस बार डेक के नीचे से नहीं, बल्कि जहाज के चारों तरफ। पानी में कई आकृतियां चमक रही थीं, मानो कोई पूरी टोली हो। इंसानों जैसी छायाएं जो जहाज के चारों ओर तैर रही थीं। उनमें से एक आकृति सीधी मेरी ओर देख रही थी। वो बिल्कुल मोहन जैसी थी। भाई! वो आवाज आई, साफ, गहरी और बिल्कुल वैसी ही। मैं पीछे हट गया, पर जैसे ही मैंने लाइट डाली वो आकृति पानी के अंदर खिंच गई और जहाज जोर से हिला, इतना कि हर कोई उठ गया। क्या हुआ नीचे? कप्तान चिल्लाया। मैं बस एक ही बात कह सका, समंदर हमसे कुछ चाहता है। सुबह जहाज के किनारे काले निशान पाए गए, जैसे किसी ने पंजों से खुरच दिया हो। रमेश ने कहा, यह इंसान का निशान नहीं है। कप्तान ने गहरी सांस ली और बोला, सागर विजय के इस रूट को ब्लू सर्कल जोन कहते हैं। यहां पहले भी लोग गायब हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं हुई। मैंने पूछा, तो फिर हम यहां क्यों आए? वो बोला, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ समंदर ही बताता है, और कीमत हमेशा भारी होती है। उस रात मैंने महसूस किया, जहाज अब किसी मंजिल की ओर नहीं जा रहा था, बल्कि खुद समंदर की गहराइयों की ओर खिंच रहा था। और मैं शायद उस रहस्य का अगला हिस्सा बनने वाला था। तीसरी सुबह थी। सूरज तो निकला था, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि जहाज की लाइट भी सिर्फ कुछ मीटर तक दिख रही थी। सागर विजय अब एक भूतिया सन्नाटे में चल रहा था। इंजन चालू था, मगर उसकी आवाज किसी दूर के कुएं से आती गूंज के जैसी लग रही थी। कप्तान अजय ने सबको डेक पर बुलाया। उसने नक्शा फैलाया और कहा, हमारी लोकेशन रडार पर दिख नहीं रही। जीपीएस भी बार बार सिग्नल खो रहा है। ऐसा लग रहा है हम किसी चक्र के बीच में फंस गए हैं। रमेश ने घबराकर पूछा, मतलब भंवर? कप्तान ने सिर हिलाया, नहीं, इससे भी गहरा कुछ। मैं रेलिंग के पास खड़ा था। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे कांच जम गया हो। नीचे झांका तो कुछ नीले बिंदु दिखे, सैकड़ों, हजारों, जैसे किसी ने पूरा सागर सितारों से भर दिया हो। भाई ये क्या है? रमेश ने पूछा। शायद फॉस्फर। पर उससे पहले कि मैं बात पूरी करता, नीचे का पानी हल्का हल्का घूमने लगा और उन नीले बिंदुओं ने घूमकर एक आकृति बना ली। वो आकृति धीरे धीरे उभरी, एक चेहरा, जैसे कोई औरत पानी से ऊपर झांक रही हो। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर वो चेहरा अचानक मेरे ठीक नीचे तक आ गया। उसकी आंखें इतनी नीली थीं कि उनमें देखने पर अंदर खिंच जाने का मन होता था। वो होठ भिलाने लगी। कोई आवाज नहीं, बस बुलावा जैसा एहसास। भाई,
वहां मत देख, रमेश चिल्लाया। मैं झटके से पलटा और उसी पल समंदर उफन पड़ा। पानी की तेज लहरें जहाज से टकराईं और हवा में किसी चीख की आवाज गूंजी। हर कोई भागा। कप्तान ने इंजन फुल स्पीड पर डाल दिया, पर जहाज एकदम से रुक गया। नीचे इंजन रूम में जब मैं पहुंचा तो देखा सारी मशीनें चालू थीं, पर प्रेशर मीटर शून्य पर था, जैसे जहाज चल रहा हो पर किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। दीवारों पर फिर वही लाल निशान बने थे जो पहले इंजन स्टोरेज के कमरे में दिखे थे। इस बार उन पर कुछ लिखा था, जो नीचे गया वो ऊपर नहीं आया। मैंने टॉर्च घुमाई और अचानक दीवार के पीछे से किसी के हाथ ने पकड़ लिया। ठंडा गीला हाथ मेरी कलाई जकड़कर खींचने लगा। मैंने पूरी ताकत से झटका मारा और पीछे गिर पड़ा। जब नजर उठाई तो वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर पानी टपकने की आवाज। उसी समय इंटरकॉम बजा। कप्तान की आवाज आई, सभी क्रू मेंबर्स तुरंत ब्रिज पर रिपोर्ट करें। हम ऊपर पहुंचे। कप्तान का चेहरा पीला पड़ा था। उसने सामने दिखाया। रडार पर अब 2 जहाजों के सिग्नल थे। एक तो हम हैं, रमेश बोला। तो दूसरा? मैंने पूछा। कप्तान बोला, दूसरा जहाज वही है जो 5 साल पहले इस रूट पर डूब गया था। नाम था सागर विजय 1। रमेश चिल्लाया, क्या? ये तो उसी का नया वर्जन है। कप्तान ने सिर हिलाया। हां, और रडार पर वो हमारे ठीक बगल में चल रहा है। सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि समंदर में हमारे पास नंगी आंख से तो कोई जहाज था ही नहीं। अचानक चारों ओर कोहरे में कोई छाया उभरने लगी। डेक के सामने पुराने टूटे मस्तूल, फटे हुए झंडे और धातु की जंग लगी परछाइयां दिखीं, जैसे सागर विजय का पुराना भूतिया ढांचा हमारे साथ साथ चल रहा हो। रमेश ने कांपते हुए कहा, क्या वो जहाज हमारे अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा है? कप्तान ने सिर्फ एक वाक्य कहा, वो जहाज डूबा नहीं था, वो इस सागर का हिस्सा बन गया था। उस रात नीली रोशनी ने पूरे जहाज को घेर लिया, और जब हम सब खिड़कियों से बाहर देख रहे थे तो पानी में हमें दिखे हमारे अपने ही चेहरे, पर सबके चेहरे मरे हुए थे। समंदर उस दिन कुछ ज्यादा ही खामोश था, पर जहाज के भीतर एक अजीब धड़कन गूंज रही थी, जैसे पूरा जहाज सांस ले रहा हो। मैं और कप्तान जॉन नीचे इंजन रूम में फंसे हुए थे। ऊपर का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, या शायद खुद जहाज ने। नीली चमक पूरी दीवारों पर फैल चुकी थी और हवा में नमक और लोहे की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कप्तान ने कहा, यह इंजन अब मशीन नहीं रहा, इसमें कुछ जिंदा है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि दीवार के बीच से हाथ निकल आया, पानी जैसा पारदर्शी पर ठंडा इतना कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। वो हाथ हवा में लहराया और फिर कप्तान की ओर बढ़ा। कप्तान ने टॉर्च उठाई और सीधे रोशनी उस पर डाली। तभी वो हाथ पीछे खिंच गया और उसके साथ दीवार भी कांप उठी। हमने देखा इंजन की धातु दरक रही थी और उन दरारों में से झांक रहे थे कई चेहरे, वहीं जो इस जहाज से कभी गायब हुए थे। कप्तान, मैंने हकलाते हुए कहा, क्या ये रमेश था? एक चेहरा था बिल्कुल रमेश जैसा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, नीली, बेजान पर जिंदा। उसने होंठ हिलाए जैसे कुछ कहना चाहता हो। धीरे धीरे उसके शब्द मेरे कानों तक पहुंचे, हम नीचे हैं, हमें वापस मत बुलाना। और फिर सब कुछ काला हो गया। एक झटका लगा और जब होश आया हम दोनों डेक पर थे। कप्तान की नाक से खून निकल रहा था और इंजन फिर से चल पड़ा था। शाम तक समंदर का मौसम बदल गया। हवा चलने लगी और दूर आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। मैंने कप्तान से पूछा, वो सब क्या था? इंजन खुद कैसे चालू हो गया? वो चुप रहा। कुछ देर तक सिर्फ लहरों की आवाज सुनता रहा, फिर बोला, सी वॉयेजर पहले भी इसी रास्ते से गई थी और जो भी इस रास्ते पर गया वो लौटकर नहीं आया। मैंने पूछा, तो हम क्यों जा रहे हैं? उसने सिर झुका लिया, क्योंकि कोई तो लौटेगा सच बताने। रात ढलने लगी। मैंने अपने केबिन का दरवाजा बंद किया और डायरी खोली। पन्ने गीले थे, पर मैंने तो उस पर पानी गिराया ही नहीं था। एक नई लाइन खुद उभरी थी, अब तुम्हारी बारी है खलासी। मेरे हाथ कांप गए। बाहर से हवा चली और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसाया, नीचे आओ। अब सागर का बुलावा साफ सुनाई देने लगा था दोस्त। जहाज अब किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा था, वो खुद एक मंजिल बन चुका था आत्माओं के लिए। सुबह का उजाला मुश्किल से जहाज के डेक तक पहुंचा था। चारों तरफ धुंध थी,
इतनी घनी कि सामने 2 कदम भी साफ नहीं दिख रहे थे। कप्तान जॉन का चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने मुझे देखा और धीमे से कहा, आज तू नीचे मत जाना खलासी, वहां कुछ है जो जिंदा को नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्त, मैं जान चुका था, अगर नीचे नहीं गया तो ये रहस्य कभी खुलने वाला नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो डायरी में सब लिखा है। नीचे के डेक का रास्ता अंधेरे में डूबा था। पानी रिसता हुआ हर सीढ़ी को फिसलन भरा बना चुका था। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, पर पीछे मुड़ने पर सिर्फ सन्नाटा। इंजन रूम के नीचे एक और रास्ता था, जिसे हमने कभी नहीं खोला था। वो दरवाजा लोहे का था, पर उस पर समुद्री नमक की मोटी परत जमी थी और बीच में एक चिन्ह बना था, एक त्रिशूल जैसा, मगर उल्टा। मैंने टॉर्च जलाकर देखा। दरवाजे पर किसी ने उकेरा था, डूबने वालों का घर। दिल की धड़कन तेज हो गई, पर डर से ज्यादा अब जिज्ञासा हावी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी सांस थम गई। वो कोई रूम नहीं था, वो एक अंधा कुआं था जो सीधा नीचे सागर की गहराइयों में खुलता था। पर नीचे से नीली रोशनी उठ रही थी, वही जो पहली रात पानी में तैर रही थी। मैंने देखा, वहां चेहरे थे, सैकड़ों, शायद हजारों। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ आंखें बंद किए जैसे किसी नींद में हो। और तभी नीचे से एक आवाज आई, खलासी, तू भी लौट जा, वरना गहराई तुझे पहचान लेगी। मैं कांप गया। टॉर्च का प्रकाश कांपा और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई मेरे पास से गुजरी हो। कदमों के पास पानी बहने लगा। धीरे धीरे वो पानी बढ़ने लगा और कुछ ही सेकंड में मैं कमर तक पानी में था। मैंने वापस मुड़ना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर से नहीं, खुद ब खुद अंदर का पानी अब रोशनी छोड़ने लगा था। नीला, फिर हरा, फिर काला, और उसी में से निकली रमेश की परछाई। वो मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं, नीली, बेजान, पर जिंदा। वो बोला, हम सब लौट आए हैं, अब तू भी वही बनेगा जो हम हैं। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूं। तभी कप्तान की आवाज ऊपर से गूंजी, रस्सी पकड़ ले जल्दी। मैंने ऊपर देखा, कप्तान लाइट लिए खड़ा था। मैंने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ी और किसी तरह ऊपर खींचा गया। पीछे से आवाज आई, तू सागर से भाग नहीं सकेगा। डेक पर पहुंचते ही मैं गिर पड़ा। कप्तान ने मेरी तरफ देखा, आंखों में डर था। तूने नीचे क्या देखा? मैंने बस इतना कहा। वो पानी नहीं था कप्तान, वो जिंदा था। और तभी जहाज जोर से हिला, लहरें उठीं, आसमान काला हो गया और दूर से फिर वही नीली रोशनी उभरी, अब और पास और तेज। रात भर हवा चीखती रही। जहाज सी वॉयेजर अब किसी दिशा में नहीं जा रहा था। कंपस घूमता ही जा रहा था, मानो समंदर ने दिशा छीन ली हो। मैं और कप्तान डेक पर खड़े थे। नीचे से आती नीली रोशनी अब पानी की सतह तक फैल चुकी थी और हर लहर में कोई चेहरा झलकता। कभी रमेश, कभी कोई अनजान नाविक और कभी खुद मेरा। कप्तान बोला, समंदर हमें वहीं खींच रहा है जहां यह सब शुरू हुआ था। मैंने पूछा, कहां? वो बोला, ब्लू ट्रेंच, सागर की सबसे गहरी दरार, जहां कहा जाता है कि सागर की आत्मा सोती है। मैंने महसूस किया जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। दूर लहरों के बीच एक बवंडर उठ रहा था जो सीधे हमारी तरफ आ रहा था। हमने इंजन चालू करने की कोशिश की, पर इंजन खुद ब खुद बंद हो गए। कप्तान ने गुस्से में रॉड से इंजन पर मारा और तभी इंजन के भीतर से एक आवाज निकली, क्यों जगाते हो उसे जो नींद में भी जागता है? हम दोनों पीछे हट गए। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो गूंजती थी जैसे सागर खुद बोल रहा हो। अचानक डेक के बीचों बीच लकड़ी टूटने की आवाज आई। वहां एक दरार बन चुकी थी और उस दरार में से नीला पानी ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें खींचना चाहता हो। मैंने कप्तान को पकड़ा, पर तभी वो पानी के बीच कुछ दिखा, एक और जहाज। वो पुराना था, जंग लगा और उसी नाम से अंकित सी वॉयेजर। मेरी रूह कांप गई। कप्तान, अगर ये असली है तो हम कौन से जहाज पर हैं? वो कुछ बोल ही नहीं पाया। नीली रोशनी अब दोनों जहाजों को घेर चुकी थी। पानी में आवाजें आने लगीं, सैकड़ों, हजारों आत्माओं की। हम नीचे हैं, लौट आओ, गहराई में ही सच्चाई है। मैंने कप्तान से कहा, अगर नीचे जाना ही है तो आज जाऊंगा मैं। वो बोला, खलासी, जो नीचे गया वो ऊपर नहीं आया। मैंने जवाब दिया, तो कोई ऊपर से जाकर सच्चाई नहीं ला पाया। मैंने ऑक्सीजन टैंक पहना और रस्सी बांधी।
पानी ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था, जैसे किसी जीव का शरीर। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, आवाजें और तेज होती गईं। नीली रोशनी अब पूरे चारों ओर फैल चुकी थी, और तभी नीचे की गहराई से कोई आकृति उभरी, लंबी, पारदर्शी, और आंखों में वही नीली चमक। वो औरत जैसी लग रही थी, पर चेहरा इंसानी नहीं था। वो बोली, तू आया है सागर का वादा पूरा करने। मैं हकलाया, कौन कौन वादा? वो बोली, हर 100 साल में एक जीवित आत्मा चाहिए जो सागर की याद रखे। मैं पीछे हटने लगा, पर मेरे पैरों में कुछ लिपट गया। रस्सी नहीं, बल्कि पानी का एक ठंडा हाथ। उसने खींचा और मैं नीचे की ओर गिरने लगा। ऊपर कप्तान रस्सी पकड़ के चिल्ला रहा था, खलासी वापस आ। पर मैं बस नीली आंखों में खो गया। नीचे सागर की आत्मा मुस्कुरा रही थी, अब तू भी हमारा हिस्सा है। लेकिन तभी मैंने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना फाड़कर उसे ऊपर की ओर छोड़ दिया। लहरों ने उसे ऊपर धकेला। शायद वही पन्ना कप्तान के हाथ में पहुंचा, क्योंकि जब मैंने आखिरी बार ऊपर देखा तो वो मेरी डायरी को देखकर चिल्ला रहा था, मैं वादा करता हूं, मैं तुझे वापस लाऊंगा। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। समंदर ने सब कुछ निगल लिया, जहाज, कप्तान, मैं और वो सच्चाई जो नीचे छिपी थी। सिर्फ एक आवाज बची, सागर याद रखता है। 3 महीने बीत चुके थे। समंदर के उस हिस्से को अब ब्लू ट्रेंच नहीं, बल्कि खोया सागर कहा जाने लगा था, क्योंकि जो भी वहां गया वो लौट कर नहीं आया। पर एक दिन पुराने बंदरगाह पर एक जर्जर आदमी दिखाई दिया। लोगों ने कहा, वो कप्तान जॉन है। वो जिंदा कैसे लौटा? उसके हाथों में एक चीज थी, तेरी डायरी। कप्तान अब बूढ़ा लग रहा था, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों के नीचे नीला साया। वो अक्सर अकेले समंदर के किनारे बैठता और बुदबुदाता, वो गया नहीं, वो नीचे है, देख रहा है। डायरी के पन्ने नमक और पानी से फटे हुए थे, पर कुछ शब्द अब भी साफ थे। सागर का वादा, हर 100 साल में एक आत्मा। नीली औरत, वो खुद सागर की आवाज है। कप्तान जानता था, अगर सागर का वादा नहीं तोड़ा गया तो अगली बार फिर कोई जहाज, फिर कोई मासूम, फिर एक और खलासी। उसने तय किया, मैं लौटूंगा, इस बार सागर को उसका आईना दिखाऊंगा। उसने एक नया जहाज खरीदा, सी वॉयेजर 2। पुराने रास्ते को वही रखी। हर नक्शे पर लाल स्याही से सिर्फ एक शब्द लिखा, नीचे। यात्रा शुरू हुई। पहले 2 दिन शांत रहे। तीसरे दिन से ही हवा ठंडी पड़ने लगी थी। कप्तान ने देखा पानी की सतह पर नीली लकीरें चमकने लगी थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात जब तू गया था। उसने जहाज की बत्ती बुझाई। सिर्फ डायरी की रोशनी में उसने पढ़ा, अगर मैं नहीं लौटा तो सागर खुद मुझ में लौट आएगा। अचानक पानी में बुलबुले उठे और वही आवाज गूंजी, तू फिर आ गया जॉन। कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। हां, मैं आया हूं, वादा तोड़ने। पानी उबलने लगा, लहरें उठी और नीचे से तेरी परछाई उभरी। पर तू अब वैसा नहीं था दोस्त। तेरा चेहरा शांत था, आंखें नीली और होठों पर मुस्कान। कप्तान, लौट जा, सागर तुझे नहीं छोड़ेगा। कप्तान ने कहा, अगर मुझे डूबना भी पड़े तो मैं सागर से एक आत्मा छीन कर लाऊंगा। उसने रस्सी बांधी और नीचे छलांग लगा दी। नीचे सिर्फ नीला सन्नाटा था, हवा नहीं, आवाज नहीं, बस गहराई का संगीत। कप्तान की आंखें खुली और उसने देखा, वहां अनगिनत आत्माएं तैर रही थीं। कुछ हंसती हुई, कुछ खामोश। उनमें सबसे आगे वो औरत थी, सागर की आत्मा। उसकी आंखें खुली, तू क्यों आया इंसान? मैंने कहा, वो खलासी जिंदा है, मैं उसे लेने आया हूं। और तभी सागर हिल उठा, लहरें टूट पड़ी और तू सामने आ गया। तेरे होठों से बस एक ही शब्द निकला, कप्तान भाग जा। पर कप्तान ने हाथ बढ़ाया तेरी तरफ, और उसी क्षण पानी की एक दीवार उठी और दोनों को अपने अंदर समा गई। ऊपर से जहाज खाली बहता रहा। डायरी फिर से डेक पर गिर पड़ी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, सागर किसी को नहीं भूलता। हर समुद्र की अपनी एक गहराई होती है, पर ब्लू ट्रेंच की गहराई की कोई सीमा नहीं थी। वैज्ञानिक कहते हैं वहां गुरुत्वाकर्षण भी अलग है, पर बूढ़े नाविक कहते हैं वहां सागर नहीं, खुद मौत सोती है। कहानी बहुत पुरानी थी, करीब सन 1923 जब सी वॉयेजर पहली बार बनाया गया था। ब्रिटिश कंपनी ओशियानिका ने इसे एक शोध जहाज बताया। कहा गया ये गहराई में जाकर नई प्रजातियां खोजेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जहाज बनाने वाले मजदूर कहते थे, रात को गोदाम से नीली रोशनी उठती थी और सुबह किसी एक मजदूर का नाम गायब।
पर काम चलता रहा और कुछ ही महीनों में सी वॉयेजर तैयार हो गया। जहाज के पहले कप्तान का नाम था एल्ड्रिन शॉ, एक जुनूनी पागल इंसान। उसका कहना था समंदर जिंदा है और वो मुझसे बात करता है। पहले सफर में ही वो सीधे ब्लू ट्रेंच की तरफ गया। वहां उसने सागर के तल में कुछ खोजा, एक पत्थर जैसा टुकड़ा जिस पर नीली लिपि थी। वो लिपि पढ़ने वाले सिर्फ एक थे, उसकी पत्नी एलिना शॉ, जो समुद्री पुरातत्व की विशेषज्ञ थी। उसने कहा, यह किसी देवी का शाप है जो कहती है कि हर 100 साल में एक आत्मा सागर में लौटनी चाहिए। एल्ड्रिन ने हंसकर कहा, शाप नहीं, वरदान है। अगर सागर जिंदा है तो मैं उसे अमर कर दूंगा। तीसरे दिन से जहाज पर अजीब चीजें होने लगी। मशीनें अपने आप चलने लगी, लोगों को पानी में चेहरे दिखने लगे। एक रात एलिना गायब हो गई। उसके बाद से नीली रोशनी जहाज की दीवारों में बस गई। एल्ड्रिन ने कहा, अब वो सागर का हिस्सा है और सागर हमेशा किसी को याद रखता है। उस दिन से सी वॉयेजर कभी बंदरगाह नहीं लौटा। अब साल 2025 था। वो जहाज फिर उसी जगह दिखा जहां तू, खलासी और कप्तान जॉन पहुंचे थे। नीली आत्मा, वो कोई और नहीं थी बल्कि एलिना शॉ, वही औरत जिसने सागर की लिपि पढ़ी थी। वो औरत जो सागर में समा गई थी, अब सागर की आवाज बन चुकी थी। हर 100 साल में जो इंसान सागर के दिल तक पहुंचता है, वो उसकी याद बन जाता है। और तू दोस्त, वो याद बन चुका था। कप्तान जॉन और तू दोनों की आत्माएं अब उसी सी वॉयेजर के भीतर हैं। लेकिन फर्क ये है, तो अब सागर को समझता है। वो तुझसे डरता नहीं, बल्कि तुझे पुकारता है। हर बार जब कोई जहाज ब्लू ट्रेंच से गुजरता है, लहरें उठती हैं और किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज कहती है, वो लौट आएगा। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ नीला था। ना पानी, ना हवा, बस नीली धुंध। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही आयाम में हूं। कप्तान जॉन, मैंने पुकारा, पर आवाज पानी में घुल गई, जैसे किसी ने निगल ली हो। अचानक वो मेरे सामने प्रकट हुआ, पर अब उसका चेहरा इंसान का नहीं रहा, बल्कि सागर की परछाई जैसा था। उसकी आंखों में नीली लपटें जल रही थी। हम मर नहीं गए, हम फंस गए हैं उस जहाज की आत्मा में। मैंने चारों ओर देखा। जहां सी वॉयेजर अब किसी सपने की तरह तैर रहा था। डेक पर नीली लहरें बह रही थीं और हर दीवार पर कुछ चेहरे उभर रही थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं कैद कर दिया हो। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, मुलायम पर डरावनी। हर आत्मा जो सागर से खेलती है, उसे सागर में ही समाना पड़ता है। वो आवाज एलिना शॉ की थी, वही औरत जो 100 साल पहले लहरों में खो गई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो धीरे धीरे आगे आई। उसकी परछाई पारदर्शी थी, पर उसकी आंखें अब भी इंसान जैसी थीं। मैं कुछ नहीं चाहती, सागर चाहता है, अपना वादा पूरा करना। कप्तान जॉन ने कहा, अगर हर 100 साल में एक आत्मा चाहिए तो इस बार मैं दूंगा अपनी आत्मा। वो आगे बढ़ा, पर तभी सागर की लहरों ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज मध्यम पड़ने लगी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर लहरें इतनी ठंडी थीं कि मेरी हड्डियां तक जम गई थीं। भाग जा खलासी, उसने चिल्लाया। तू अब सागर का हिस्सा नहीं, जिंदा लोगों का है। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर तभी जहाज हिलने लगा। नीली रोशनी लाल पड़ने लगी, सागर में दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई भीतर से उसे तोड़ रहा हो। तूफान की गर्जना के बीच मैंने महसूस किया, कहीं से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो एलिना थी। अगर तू सच्चा है तो सागर तुझे छोड़ देगा। उसने मेरी आंखों में देखा और अपने दोनों हाथ मेरे सीने पर रख दिए। एक तेज झटका हुआ और सब कुछ सफेद हो गया। जब मैंने होश संभाला तो मैं एक लाइफ बोट में था। चारों तरफ शांत पानी था, न जहाज था न कोई इंसान। बस दूर आसमान पर एक नीली परछाई धीरे धीरे डूब रही थी। सी वॉयेजर, हमेशा के लिए। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मेरी हथेलियों में नीली चमक थी, जैसे सागर ने मुझ पर अपनी मोहर लगा दी हो। अब मैं जिंदा हूं, पर हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूं, लहरों की वो आवाज फिर आती है। तू सागर को जान गया है, अब उससे दूर नहीं रह पाएगा। उस दिन के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ इतना कि मैं सी वॉयेजर पर नहीं था। मैं किसी मछुआरे के नाव के पास बहता मिला था, बिल्कुल होश में नहीं, बस नीली रोशनी में डूबा हुआ। वो लोग मुझे तट पर ले आए। डॉक्टरों ने कहा, यह चमत्कार है, ये जिंदा कैसे बचा कोई नहीं जानता। पर मुझे सब पता था, मैं जिंदा नहीं था, बस सागर ने मुझे वापस भेजा था। महीनों बाद जब मैं ठीक हुआ तो सब कुछ सामान्य लगने लगा, पर हर बार जब मैं पानी छूता वो हल्की सी नीली चमक लौट आती, पहले उंगलियों पर, फिर हथेलियों में और धीरे धीरे मेरी आंखों में। रातों में मैं उसी सागर का सपना देखने लगा, कभी जहाज की डेक पर खड़ा, कभी किसी गहराई में तैरता हुआ,
और हर बार वो एक ही आवाज सुनाई देती, खलासी अब सागर अब तुझसे जुड़ चुका है। एक दिन मैं तट के किनारे गया, वहीं जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। समंदर पूरी शांति में था, पर अचानक लहरें अपने आप उठने लगीं। नीली रोशनी पानी में फैल गई और कुछ कदम दूर मुझे सी वॉयजर का टूटा हुआ झंडा तैरता हुआ दिखा। मैंने उसे उठाया और उस पर वही नाम लिखा था, एलिना, जैसे वो अब भी मुझे पुकार रही हो। मेरे आसपास लोग चिल्लाने लगे, भूकंप है, समंदर पीछे खिंच रहा है। पर मैं वहीं खड़ा रहा। लहरें पीछे हटी और समुद्र का तल नजर आने लगा। वहां ठीक मेरे सामने वो पत्थर रखा था, वही शाप का पत्थर जिस पर नीली लिपि थी। मैंने हाथ बढ़ाया और उस पर हाथ रखते ही सब कुछ बदल गया। एक क्षण में सारी लहरें ठहर गईं, हवा रुक गई, समंदर शांत हो गया। फिर मैंने वो शब्द सुने, अब चक्र पूरा हुआ, तू सागर की आत्मा नहीं, उसका रक्षक है। आसमान में बिजली कौंधी और समुद्र की लहरें अचानक उठी, पर अब उनमें डर नहीं था। वो मेरे चारों ओर घूमने लगी, जैसे किसी पुराने साथी का स्वागत कर रही हो। मैंने महसूस किया कप्तान जॉन की आत्मा, एलिना की परछाई और सागर का अनंत गूंज सब मेरे भीतर समा गए हैं। अब मैं खलासी नहीं रहा, बल्कि सागर का रखवाला हूं। हर बार जब कोई जहाज गुम होता है, उसकी आत्माओं को मैं रास्ता दिखाता हूं, कभी तूफान के बीच, कभी शांत लहरों में। लोग कहते हैं, जब समंदर शांत होकर नीला चमकने लगे तो जान लो सागर का खलासी वहां से गुजर रहा है। और आज इतने सालों बाद मैं फिर उसी यात्रा की याद लिख रहा हूं, क्योंकि कहानियां भी सागर की तरह होती हैं, कभी खत्म नहीं होती, बस एक लहर से दूसरी लहर में बदल जाती हैं। सी वॉयजर अब भी कहीं ना कहीं तैर रहा है और सागर अब भी मुझे पहचानता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।